Hello students, today we will study the poem Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray, part 3rd. So now let's begin the poem. Till here we have studied the poem, and the poet says that the rude forefathers of the hamlet were not able to do some achievement because their lot forbade them and restrict them. Next, the poet says that far from the madding crowds, ignoble strife, their sober wishes never learned to stray along the cool, scattered vale of life. They kept the noiseless tenor of their way. The poet says that the rude forefathers of the hamlet lived far from the madding crowds, ignoble strife. It means that far from the madding crowd. This word is used for the people who lived in cities and they are mad after money and reputation and show off. यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ही दिखावा में बिलीव करते हैं, भौतिकतावादिता में बिलीव करते हैं, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ उद्देश्य इस जीवन को पैसे कमा के और बहुत सारी ऐसी भौतिकतावादी चीज़ों को कमा के बर्बाद करना है, तो ऐसी उनकी लाइफ नहीं थी। जो रूड फोरफादर्स थे वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स, उस मैडिंग क्राउड से या उस पगला देने वाली भीड़ से बहुत ही दूर थे। उनके इग्नोबल स्ट्राइफ मीन्स जो बहुत ही इग्नोबल चीज़ें होती हैं, जो बहुत ही भद्दी या बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ें नहीं होती हैं, उनके स्ट्रगल से बहुत ही दूर थे। देयर सोबर विशेज नेवर लर्न टू स्ट्रे, और जो उनकी सोबर या बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीधी सादी विशेष थी, डिज़ायर्स थी, नेवर लर्न टू स्ट्रे, वो कभी अपने रास्ते से नहीं भटकी। यानी उनकी जो भी इच्छाएं थी, विशेष थी, उनको पूरी करने के लिए वो लोग कभी भी मैडनिंग क्राउड के जैसे इग्नोबल स्ट्राइप्स में नहीं उलझे या फिर उन्होंने कभी भी अपने विशेष को पूरा करने के लिए कोई भी अपराध या पाप नहीं किया। अलोंग द कूल sequestered veil of life, they kept the noiseless tenor of their way. Along the cool sequestered veil of life, it means कि उनकी जो लाइफ थी वो कहाँ बीती, along the cool sequestered veil, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, कंट्री साइड जो एरिया है, जो कि बिल्कुल दूर है सिटीज़ से, और जहाँ पे ऐसा कोई वातावरण या माहौल नहीं है कि जैसा सिटीज़ में होता है, जहाँ भौतिकतावादिता होती है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ उनकी लाइफ कैसी थी, कूल एंड सिंपल, बिल्कुल एकदम शांति प्रिय संपूर्ण लाइफ थी। दे कैप्ट द नॉइसलेस टेनर ऑफ देयर वे, और इस जगह पे यहाँ दूर सिटियों से दूर, शहरों से दूर उनकी लाइफ को उन्होंने बहुत ही नॉइसलेस रखा, और उनका जो जीवन था बहुत ही शांतिपूर्ण उन्होंने गुजारा। Yet even these bonds from insult to protect some frail memorial still erect nigh, which uncut rhyme and shapeless sculpture decked implores the passing tribute of his sigh. लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? Yet even these bonds from insult to protect, the bonds word is used for the rude forefathers of the hamlet. It is a metaphor that these people erected some frail memorial to protect themselves from insult. यानी कि ये जो रूड फोरफादर्स थे, चाहे कितने ही इलिटरेट हो, कितने ही अनपढ़ क्यों ना हो, शहरी वातावरण से कितनी दूर क्यों ना हो, अनभिज्ञ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने आप को इंसल्ट से बचाने के लिए सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड नाई। फ्रेल मीन्स बहुत ही टूटे फूटे, दुबले या बहुत ही जैसे भी उनसे बन सकते थे, उस अवस्था में उन्होंने उन फोर फादर्स की जो कब्र थी या उनकी जो ग्रेव थी, उनके ऊपर जैसे भी बन सके वैसे मेमोरियल उन्होंने इरेक्ट किए, बनाए या खड़े किए। विद अनकट राइम्स एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ड इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ हिज साइड, और उन मेमोरियल्स पे या जो भी उन्होंने ग्रेव्स के ऊपर बनाया है, वो उनके ऊपर लिखते थे कुछ अनकट राइम्स। अनकट मीन्स जो बहुत ही इलिटरेट होती है, बहुत ही उलझी हुई या बहुत ही
जिसकी भाषा बहुत ही अजीब हो, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो, ऐसी राइम्स यानी कविताएं, छोटी मोटी जो लाइन होती हैं वो। एंड शेपलेस स्कल्पचर डिक्ट, और बहुत ही शेपलेस स्कल्पचर यानी कि जिनकी आकार जो स्कल्पचर उन्होंने बनाए उनको डेकोरेट किया, वो बहुत ही शेपलेस थे यानी कि ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को इंसल्ट से बचाने के लिए जैसे भी मेमोरियल बनाए, उनके ऊपर जो राइम लिखी, उनकी जो भी संरचना थी, ताकि जो भी कोई पासर बाई इम्प्लोर द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ ए साई, कि जहाँ से वहाँ होके जहाँ भी कोई पैसेंजर गुजरे और उन्हें देखे तो उनकी तरफ देखते हुए वो एक ट्रिब्यूट ऑफ ए साई यानी कि एक जो भी कंपैशन होती है शो करे, सिंपैथी है वो शो करे टुवार्ड्स द डेड पीपल, जो मर चुके हैं, जिनकी ग्रेव के ऊपर उन्होंने जो भी फ्रेल मेमोरियल्स इरेक्ट किए हैं और जो अनकत राइम्स उन्होंने लिखी है, उनको देख के अगर कोई पासरबाई वहाँ से गुजरते हुए सिंपैथी प्रकट करता है तो ये भी उनके लिए बहुत पर्याप्त होता है, और उन्होंने ये सब अपने आप को इंसल्ट से बचाने के लिए किया है। देयर नेम, देयर ईयर्स spelt by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around she strew, that tease the rustic morality to die। और उन फेल मेमोरियल्स जो कि उनके ऊपर क्या लिखा था उन्होंने, अनकत राइम्स, वो कैसी थी, उनके ऊपर जो चीज़ें लिखी थी उन मेमोरियल्स के ऊपर, उनके नाम, उनके ईयर्स, स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, ये सब किसके द्वारा लिखे गए थे, एक ऐसे म्यूज या एक ऐसे कवि के द्वारा जो खुद क्या था, इलिटरेट था, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। द प्लेस ऑफ फेम एंड इलेजी सप्लाई, और ये सारी चीज़ें उस जगह पे या उस मेमोरियल पे ये दिखाती थी कि उस व्यक्ति का नाम क्या था, उसकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि क्या थी, कहाँ उसका जन्म हुआ था, ये और उसके लिए जो इलेजी के रूप में 2-3 लाइन लिखी जाती थी वो उस मेमोरियल पे लिखी गई थी। एंड मैनी ए होली टेक्स्ट अराउंड सी स्ट्रू दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई, और साथ में ही वहाँ पे इलेजी के नीचे उन्होंने कुछ होली टेक्स्ट जो कि बाइबल से उठाए होते हैं वो भी लिखे थे, और दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई, और वो किसी भी रस्टिक या ग्रामीण व्यक्ति को क्या सिखाती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम सत्य क्या है, मृत्यु है, और प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन निश्चित रूप से मरना है। तो ये सारी चीज़ें जो भी फ्रेल मेमोरियल उन्होंने इरेक्ट किए थे उसके ऊपर वो रूट फॉर फादर्स लिखते थे, या उनके जो भी रिश्तेदार या रिलेटिव्स होते थे उन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट द पोइट सेज दैट फॉर हू टू डम फॉरगेटफुलनेस ए प्रे, दिस प्लीजिंग एंक्सियस बीइंग एवर रिजाइंड, लेफ्ट द वार्म परसिंक्स ऑफ द चीयरफुल डे, नॉट कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड। पोइट कहते हैं कि फॉर हूम, कोई भी व्यक्ति, टू डम फॉरगेटफुलनेस ए प्रे, डम फॉरगेटफुलनेस मीन्स मृत्यु के बाद हर कोई व्यक्ति को जो भी चाहे कितना ही महान हो भुला दिया जाता है, उसका शिकार हो जाता है मृत्यु का, और उसके मन में ये इच्छा नहीं रहती कि उसे याद भी किया जाए। अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ के साथ मरता है कि हाँ अगर मृत्यु के बाद मैं भुला दिया जाऊंगा या मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, तो शायद वो व्यक्ति भी नहीं चाहेगा कि कोई उसे याद रखे, क्योंकि समय के साथ सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। दिस प्लीजिंग एंक्सियस बीइंग एवर रिजाइंड, दिस लाइफ हैज़ इट्स प्लीजर एंड इट्स पेन, but was there ever a man who departed from this warm and happy world without casting a regretful look upon it and without wishing to be remembered? पोइट कहता है कि हो सकता है कोई भी व्यक्ति जिसे इस चीज़ का भान हो कि मृत्यु के बाद उसे भुला दिया जाएगा, वो निश्चित रूप से नहीं चाहेगा कि कोई उसे याद भी रखे, लेकिन फिर भी लेफ्ट द वार्म परसेंट्स ऑफ द चीयरफुल डे, कोई भी व्यक्ति इस संसार को अलविदा नहीं कह सकता विदाउट नॉट कास्टिंग वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड। एक बार उसके मन में अवश्य इच्छा होती है कि अगर वो इस दुनिया से विदा कह रहा है तो कोई व्यक्ति उसे लॉन्गिंग लिंगरिंग यानी कि याद रखने की इच्छा उसके मन में होती है। वो चाहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जाने के बाद
ये व्यक्ति मुझे याद तो रखे। उनके मन में अवश्य ये विश होती है जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं कि हाँ, अगर मैं इस दुनिया से अलविदा कह रहा हूँ तो लोगों के मन में तो कम से कम मैं जीवित रहूँ। और दे कैन नॉट डाई विदाउट कास्टिंग वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड। वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है एंड दिस इज़ ए रिटोरिकल सेंटेंस और रिटोरिकल लाइन। पोइट कहता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो मरते समय एक लॉन्गिंग लुक पीछे नहीं छोड़ के जाता, या उसकी जो डिजायर होती है याद रखने की वो प्रकट नहीं करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर व्यक्ति मरते समय ये इच्छा रखता है कि हाँ, उसे यादों में तो कम से कम जीवित रखा ही जाए। On some fond breast the parting soul relies, some pious drops the closing eyes requires, even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wanted fires। जो भी व्यक्ति इस दुनिया से अलविदा कह रहा होता है उसकी ये इच्छा होती है कि ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रिलाइज, कि कोई भी एक ऐसा हृदय जो उसे दिल से चाहता हो, जो पार्टिंग सोल है या जो भी डिपार्ट होने वाली सोल है, या जहाँ से जो भी व्यक्ति इस धरती से अलविदा कहने वाला हो, उसके पास अपने सीने पे सिर रख के रोने वाला कोई न कोई व्यक्ति होना चाहिए। एंड सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आइज रिक्वायर। और सम पायस ड्रॉप मीन्स कि बहुत ही प्योर और शुद्ध जो आंसू आते हैं आँखों से, यानी कि किसी व्यक्ति के मन में कोई मलिग्नता नहीं रहती और सिर्फ वो उस व्यक्ति के जाने के गम में रो रहा होता है। तो ऐसे आंसू की इच्छा भी प्रत्येक व्यक्ति को होती है। इवन फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, यहाँ तक कि जब व्यक्ति मर जाता है या गुजर जाता है तो उसका जो ग्रेव यार्ड होता है, ग्रेव होती है, उस पर जो टॉम बना हुआ होता है, वहाँ से भी नेचर की आवाज़ चीख चीख के आती है कि इवन इन आवर एसेज लिव्स देयर वांटेड फायर। और उनकी जो राख होती है, यहाँ तक कि व्यक्ति मरने के बाद उसकी शरीर को जला दिया जाता है तो उसकी जो आग होती है या राख होती है, उसमें जो आग के अंगारे होते हैं वो भी चीख चीख के कहते हैं कि हाँ, हमें मृत्यु के बाद याद रखा जाए। Fourth, he who mindful of the unhonored death does in these lines their artless tale relate, if chance by lonely contemplated late, some kindred spirit shall inquire thy fate। For thee, this word is used for the poet himself. The poet says that for thee, it means for me, who mindful of the unhonored death। अनऑनर्ड डेड मीन्स जो डेड फोरफादर्स हैं ऑफ द हैमलेट, उनकी डेथ के प्रति मैं अनमाइंडफुल नहीं हूँ, यानी कि जो भी इग्नोर्ड और हम्बल पीपल हैं और जो यहाँ पे बरीड हैं उनके प्रति मैं अननोन नहीं हूँ, उनकी व्यथा को मैं जानता हूँ। एंड आई हैव नरेटेड देयर सिंपल स्टोरी इन दिस पोएम, डज इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, यानी कि इस कविता में या जो आर्टलेस टेल, खुद की जो कविता है उसको कवि कहते हैं कि मेरी आर्टलेस टेल है, उसको उस कविता में मैंने उनकी जो कहानी है उनको बयान किया है। इफ़ चांस बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेट, सम किंडर्ड स्पिरिट शैल इंक्वायर थाई फेट। इफ़ चांस, और कवि कहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कभी हो सकता है कि बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, कि कोई व्यक्ति जिसका कंटेम्पलेशन कैसा हो या जिसकी सोच कैसी हो, लोनली हो, वो भी कैसी हो, अकेलापन फील कर रहा हो बहुत ही। एंड सम किंडर्ड स्पिरिट शैल इंक्वायर टाई फेथ, तो ऐसे समय पे वैन विद टेम्परामेंट सिमिलर टू माई ओवन विल इन ए मूड ऑफ लोनली रिफ्लेक्शन मेक इंक्वायरीज अबाउट माई फेट, यानी कि जब मैं मर जाऊंगा या मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में तो हो सकता है कोई मेरे जैसे कैरेक्टर वाला व्यक्ति जो कि बहुत ही लोनली फील करता हो इस दुनिया में, वो शायद मेरे बारे में इंक्वायरी करता हुआ आए या मेरे बारे में पूछे, जैसे कि मैंने इन रूड फोर फादर्स की टेल को अपनी आर्टलेस टेल में बयान किया है, कविता में बयान किया, उसी प्रकार शायद मेरे बारे में भी कोई व्यक्ति पूछता हुआ आए। एंड उसके बाद पोइट कहते हैं कि हैप्पली सम होरी हेडेड स्वेन में से, ऑफ्ट हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन, ब्रशिंग विद हैस्टी स्टेप्स द ड्यूज अवे टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन।
और शायद सम होरी हेडेड मीन्स, होरी मीन्स सफ़ेद बालों वाला, हेडेड स्वेन, स्वेन मीन्स कोई फार्मर या कोई वहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति में से वो उस व्यक्ति से कहेगा, किस व्यक्ति से, जो कि मेरे बारे में पूछता हुआ यहाँ आएगा, दैट ऑफ्ट हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन, हमने प्राय उस व्यक्ति को या पोइट को कहाँ देखा है, सुबह सुबह देखा है जब सूर्य की किरण निकलती थी। उस समय वो ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप्स द ड्यू अवे, अपने तेज़ कदमों से क्या करता था, ब्रशिंग, ब्रशिंग मीन्स हटाना, विद हेस्टी स्टेप्स तेज़ कदमों से, द ड्यूवी अवे, ड्यूज अवे, जो घास के मैदान पे छोटी छोटी ओस की बूंदें जम जाती हैं उन्हें हटाता हुआ बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा होता है। टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन, किसके लिए, कहाँ जाने के लिए, टू मीट द सन यानी कि सूर्य दर्शन के लिए वो अपलैंड लॉन, जो दूर स्थित या पहाड़ी के ऊपर स्थित जो लॉन है, घास का मैदान है, उस पर जा रहा होता था। देयर एट द फुट ऑफ यॉन्डर नोडिंग बीच that wreathes its old fantastic roots so high, his listless length at noontide would be stretched and prone upon the brook that babbles by। और शायद वो है जो होरी हेडेड स्वेन है वो ये कहेगा कि हाँ, सुबह सुबह हम उसे सूर्योदय के समय देखते थे जब वो सूर्य दर्शन के लिए ऊपर स्थित लॉन में जाता था, फिर हम उसे कभी कभी देखते थे। देर एट द फुट ऑफ यॉन्डर नोडिंग बीच, जो दूर स्थित बीच है और जो सामने स्थित बीच है उसकी तलहटी में उस पेड़ के नीचे, बीच एक पेड़ का नाम है, उस ट्री के नीचे हम उसे देखते थे। और उस ट्री की विशेषता क्या थी, दैट रीड्स इट्स ओल्ड फैंटेस्टिक रूट्स सो हाई, और जिस उस पेड़ की जड़ें बहुत ही, रीड मीन्स अपने आप को गूंथना, इट्स ओल्ड फैंटेस्टिक रूट्स सो हाई, जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक अंदर तक जा रही थी और अपने आप को एक तरह से गूंथे हुई थी, उस पेड़ के नीचे हमने उसको प्राय देखा है। और कहाँ देखा है, हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड वुड बी स्ट्रेच, और कभी कभी प्राय वो दोपहर के समय, नून टाइड मीन्स दोपहर के समय, अपने आप को हमने पोइट को लेटे हुए देखा था एट दोपहर के समय। एंड प्रोन अपॉन द ब्रुक्स दैट बेबल्स बाय, और उस समय वो क्या कर रहे थे, बेबल्स यानी ब्रुक के किनारे, जो झरना होता है उसके किनारे पेड़ के नीचे लेटे हुए, बेबल्स बाय, जो छोटे छोटे पत्थर होते थे उनको उस झरने में फेंक रहे होते थे, यानी कि एकदम किसी भी चीज़ के प्रति ध्यान ना रखते हुए, अपने आप में खोए हुए और बिल्कुल एकदम निश्चिंत अवस्था में पेड़ के नीचे लेटे हुए दोपहर के समय झरने के किनारे और झरने में पत्थर फेंकते हुए उन्हें हमने देखा है। हार्ड बाय यॉन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन, muttering his wayward fancies he would rove, now dropping woeful vain like one of forlorn, or crazed with care, or crossed in hopeless love। और जो होरी हेडेड मैन है वो शायद कहेगा, he was in the habit of roaming about near the wood there and speaking out his whimsical ideas to himself, यानी कि कभी कभी जो सामने स्थित जो जंगल है उसकी तरफ हमने जाते हुए इस कवि को देखा है। नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन मटरिंग हिज वेवार्ड फैंसीज ही वुड रो, और उस जंगल से गुजरते हुए उनके चेहरे पे कैसी मुस्कान रहती थी, स्कॉनफुल यानी कि घृणा भरी मुस्कान होती थी। मटरिंग हिज वेवार्ड फैंसीज ही वुड रो, और अपने आप में जो उनकी फैंसीज होती थी, जो विचार होते थे, उनको बड़बड़ाते हुए वो जंगल से गुजरती थी। नाउ ड्रॉपिंग वूफुल वेन, कभी कभी ऐसे लगता था कि वो बहुत ही थके हुए, टायर्ड हैं। वूफुल वेन बहुत ही सोरोफुल हैं, दुखी हैं। लाइक वन फॉरलोन, ऐसे जैसे कि कोई उनका कोई फ्रेंड या मित्र नहीं है, अकेले हो जैसे किसी दुनिया में, ऐसा वो प्रतीत होता था या दिखाई देती थी। और क्रेज्ड विद केयर और क्रॉस्ड इन होपलेस लव, और कभी कभी ऐसा लगता था कि ही इज़ टॉर्मेंटेड बाय एंग्जाइटी और लाइक ए फ्रस्ट्रेटेड लवर, यानी कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्मेंटेड है, एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, दुश्चिंता से भरे हुए हैं, और कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे कि वो एक फ्रस्ट्रेटेड लवर की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि ऐसा बिहेवियर उनका था। उन्हें हमने कई बार ऐसा करते हुए देखा है। तो हो सकता है, कभी कहते हैं कि हो सकता है अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बारे में कोई पूछता हुआ व्यक्ति आए तो उसको कोई सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति मेरे बारे में ये सारी चीज़ें बताएगा
कि हाँ, सुबह सुबह मैं अपलैंड लॉन के ऊपर जाता था सूर्य दर्शन के लिए। पास में स्थित जो बीच ट्री है उसके नीचे बैठ के झरने के किनारे दोपहर के टाइम झरने में पत्थर फेंका करता था, या फिर पास स्थित जो जंगल है वहाँ से गुजरता था। ये सारी चीज़ें मेरे बारे में कोई व्यक्ति उन्हें बताएगा। नेक्स्ट द पोएट सेज दैट कि जो होरी हेडेड मैन है या सफ़ेद बालों वाला जो स्वेन है, व्यक्ति है, वो क्या कहेगा। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल along the heath and near his favorite tree. Another came, nor yet beside the rill, upon nor up the lawn, nor at the wood was she. कि एक समय क्या हुआ, वन मॉर्न आई मिस्ड हिम, एक सुबह मैंने उन्हें क्या किया, मिस कर दिया, यानी उन्हें मैंने नहीं देखा। कहाँ नहीं देखा, ऑन द कस्टम्ड हिल। कस्टम्ड हिल यानी परंपरागत जो हिल है जहाँ पे वो डेली रूटीन में जाया करते थे सूर्य दर्शन के लिए, मैंने उन्हें वहाँ जाते हुए नहीं देखा। अलॉन्ग द हीथ, और वो जो टीला है या मिट्टी का टीला है जिसके पास उस नियर हिज फेवरेट ट्री, अपने जो फेवरेट ट्री था, बीच का ट्री था जिसके नीचे वो लेट जाते थे, वहाँ भी मैंने उन्हें नहीं देखा। नो अनोदर केम, दूसरा दिन आया, नॉट येट बिसाइड द रिल, तो मैंने उन्हें कहाँ भी नहीं देखा, जो रिल जो झरना था जिसके किनारे दोपहर में वो लेट के पत्थर फेंका करते थे, मैंने उन्हें वहाँ भी नहीं देखा। नॉर अप द लॉन, ना ही जो ऊपर स्थित पहाड़ी का जो लॉन है वहाँ मैंने उन्हें देखा, और ना ही नॉर एट द वुड वाज शी, जिस जंगल में होके वो गुजरते थे अपनी फैंसीज़ को बड़बड़ाते हुए, वहाँ भी मैंने उन्हें नहीं देखा। द नेक्स्ट विद डर्स ड्यू इन सैड एरे, स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ, वी सा हिम बॉर्न, अप्रोच एंड रीड, for thou cannot read, the lay graved on the stone beneath yon aged thorn. Then the hoary-headed swain में said that कि उससे अगले दिन मैंने देखा कि the next with dirge due in sad array, उससे अगले दिन मैं क्या देखता हूँ, that his dead body being carried towards the church in a sad procession with the mourners chanting appropriate funeral song. यानी कि अगले सुबह मैंने देखा कि बहुत ही मॉर्नफुल सॉन्ग के साथ उनकी बॉडीज़ को है स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ वी सा हिम बोर्न, यानी कि उन्हें उनकी बॉडी को चर्च की तरफ ले जाते हुए मैंने देखा। अप्रोच एंड रीड, फॉर दो कैन नॉट रीड द ले ग्रेव ऑन द स्टोन बीनीथ यॉन एज्ड थ्रोन, और शायद वो हैरी हेडेड स्वेन उस व्यक्ति से कहेगा जो भी मेरे बारे में पूछता हुआ आएगा, उससे कहेगा कि गो नियर द ग्रेव बीनीथ दैट ओल्ड हैथॉर्न ट्री एंड रीड द वर्सेस एनग्रेव्ड ऑन द टॉम स्टोन, यानी कि अगर तुम्हें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो तुम क्या करो, जो पास स्थित जो ट्री है हैथॉर्न का जिसके नीचे की पोएट की कब्र बनी हुई है, तुम वहाँ जाओ, अप्रोच एंड रीड, और जाके पढ़ो। फॉर द कनेक्ट रीड, अगर तुम नहीं पढ़ सकते हो, द ले ग्रेव ऑन द स्टोन बीनीथ योन एज्ड थॉर्न, जो दूर स्थित जो थॉर्न का पेड़ है उसके नीचे जाके उनकी कब्र पे जो एपिताप लिखा हुआ है उसको जाके पढ़ लो, अगर तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो। नेक्स्ट द पोएट लिखते हैं द एपिताप, यानी कि अपना खुद का एपिताप वो इस पोएम में लिखते हैं। एपिताप क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं पहले। एन एपिताप इज ए शॉर्ट टेक्स्ट ऑनरिंग ए डिजीज्ड पर्सन, strictly speaking that is inscribed on their tombstone or plaque that but also used figuratively. एपिताफ एक ऐसा शॉर्ट टेक्स्ट होता है जो किसी व्यक्ति के या कोई मृत व्यक्ति है या डिजीज पर्सन है उसके सम्मान में लिखा जाता है, लेकिन ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, और ये किसी व्यक्ति की जो ग्रेव या कब्र होती है उसके ऊपर जो टॉम्ब स्टोन होता है उसके ऊपर लिखा जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बारे में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, कोई शब्दावली या कोई और चीज़ या उससे रिलेटेड कोई भी 2-4 लाइनें जो उसके सम्मान में लिखी जाती हैं, वो शब्द एपिताप कहलाते हैं। और यहाँ पे पोएट है जो खुद अपना एपिताप इस पोएम में लिखते हैं। इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, व्हाट द पोएट सेज अबाउट हिमसेल्फ और व्हाट ही राइट एज हिज ओन एपिताप, लेट्स रीड इट। द पोएट सेज दैट ही रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, a youth of fortunate and fame to unknown, fair signs frowned not on his humble birth, and melancholy marked him for her own. The poet says that
अपने बारे में कवि कहते हैं कि हियर रेस्ट, कब्र की तरफ इशारा करते हुए या अपनी ग्रेव यार्ड की तरफ इशारा करते हुए, जो कि उस टाइम तो नहीं थी लेकिन इमेजिन किया उन्होंने कि उनका एपिताफ कैसा होना चाहिए, और उन्होंने लिखा ही रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी की गोदी में है उनका सिर लेटा हुआ है। ए यूथ ऑफ टू फॉर्चुनेट एंड फेम अननोन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि भाग्य और प्रसिद्धि के लिए अनभिज्ञ था, यानी भाग्य और प्रसिद्धि ने कभी उसे नहीं अपनाया। कवि ने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक पोएट राइटिंग करते थे या जीवित थे वो ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइज्ड थे, उनकी कविताओं को इतना पहचान या प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितना कि वो चाहते थे। इसलिए उन्होंने लिखा है कि ए यूथ टू फॉर्चुनेट एंड टू फेम अननोन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि भाग्य को और फेम के लिए अनभिज्ञ था, अननोन था। यहाँ पे फॉर्चुनेट और फेम का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। फिर साइंस फ्राउंड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ, यहाँ तक कि जो साइंस है या विज्ञान है उसने भी उनके जो हम्बल बर्थ है या उनके जन्म पे उन पे कोई कृपा नहीं की या उन पे कोई रहम नहीं दर्शाया, उनसे घृणा की। एंड मेलनकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, और दूसरी तरफ मेलनकली है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया साइंस और मेलनकली दोनों का। मेलनकली मीन्स या उदासीनता ने उन पे अपना एक चिन्ह बना दिया, यानी कि उदासीनता या उदासी ने उन्हें हमेशा के लिए घेर लिया या अपना बना लिया, यानी कि उनका नेचर कैसा था, हमेशा उदास रहने वाला, अकेलापन फील करने वाला उनका नेचर था। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि पोइट है जो बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे और 12 भाइयों में से वो शायद इकलौते थे जो बच्चे थे। उनकी माँ का उनके पिताजी से तलाक हो गया था और उनकी माँ भी बहुत जल्दी या बहुत छोटा उन्हें छोड़ के गुजर गई थी। इस वजह से वो शायद हमेशा अकेलापन फील करते थे, इसलिए कवि कहते हैं कि मेलनकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, उदासी ने भी और जो चीज़ थी यानी कि साइंस, प्रसिद्धि, फेम, इन्होंने तो उन्हें अपनाया नहीं, लेकिन जो मेलनकली थी, उदासीनता थी, उसने उनको अपना लिया था। नेक्स्ट द पोएट सेज दैट लार्ज वाज हिज बाउंटी एंड हिज सोल सिंसियर, हेवन डिड ए recompense him as largely sent, he gave to misery all he had a tear, he gained from heaven, it was all he wished a friend। कवि कहते हैं कि लार्ज वाज हिज बाउंटी एंड हिज सोल सिंसियर, ही वाज ए जेनरस एंड सिंसियर मैन, उनका जो हार्ट था बहुत ही जेनरस और सिंसियर था। हेवन डिड ए रिकम्पेंस हिम एज लार्जली सेंट एंड गॉड रिचली रिवार्डेड हिम फॉर हिज वर्च्यूज, और ईश्वर ने भी उनके गुणों के लिए उन पर बहुत कृपा दर्शाई। ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड ए टीयर, ही हैड सिंपैथेटिक हार्ट एंड द साइट ऑफ मिजरी यूज टू मूव हिम टू टीयर्स, यानी कि उनका हृदय इतना सॉफ्ट था कि अगर वो कोई दुखदायी घटना देख लेते थे या कोई दुखी व्यक्ति को देख लेते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ही गेन्ड फ्रॉम हेवन, इट वॉज ऑल ही विश्ड ए फ्रेंड, गॉड वॉज हिज प्रोटेक्टर एंड दिस वॉज ऑल ही डिजायर। उनके मन में जो एकमात्र इच्छा थी और जो उन्होंने प्राप्त की इस जीवन में वो ये थी कि हाँ, ईश्वर ने उनको हमेशा संरक्षण प्रदान किया या ईश्वर जो थे उनके प्रोटेक्टर थे। इसके अलावा उनके इस जीवन में कोई इच्छा नहीं थी, ये उन्होंने अपने लिए लिखा है। यानी उनका हृदय कैसा था, बहुत ही सीधा और सिंसियर था, और अगर वो इतने एम्पैथेटिक थे कि किसी व्यक्ति को देख लेते थे, दुखी व्यक्ति को, तो उनकी खुद की आंखों से आंसू आ जाते थे। नेक्स्ट द पोएट सेज दैट नो फादर सीक्स हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज और ड्रॉ हिज फ्रेलिटीज फ्रॉम देयर ड्रेड अबोर्ड, देयर दे अलाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज the bosom of his father and his God। Poet says that no father seeks his merit to disclose, कि मेरे जो गुण हैं और ड्रॉ हिज फ्रेलिटीज फ्रॉम देयर डैड अबोर्ड, या मेरी फ्रेलिटीज मीन्स दोष हैं, उनको कहाँ से निकालने की कोशिश मत करना। टू डिस्क्लोज, नॉट टू ट्राई टू डिस्क्लोज फ्रॉम देयर डैड अबोर्ड। ड्रेड अबोर्ड मीन्स जो उनकी ग्रेव है, एक ऐसा ड्रेड अबोर्ड मीन्स डरावना घर या रहने का निवास स्थान जो बहुत ही डरावना या भयानक हो, और वो ग्रेव ही हो सकती है। तो अपनी ग्रेव में से कहते हैं कि पोएट मेरी ग्रेव में से या मेरी मृत्यु के बाद से मेरी जो गुण या दोष है उनको खोजने की कोशिश मत करना, निकालने की कोशिश मत करना।
There in his grave lies his virtue trembling with a hope to be rewarded, and his fault trembling with a hope to be forgiven by the merciful Lord God, who is his Father. The poet says that देर दे अलाइक इन ट्रैवलिंग होप रिपोज, यानी उनके गुण और जो दोष हैं वो उस ड्रेड अवार्ड में एक साथ लेटे हुए हैं। गुण इस होप के साथ है कि ईश्वर है जो उनके गुणों के लिए उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा, रिवार्ड प्रदान करेगा, और अगर उनके कोई दोष हैं, उनमें अगर कोई दोष था तो शायद उनके लिए उन्हें माफ़ कर देगा। और इसी आशा के साथ वो हैं जो ईश्वर है जो पोइट हैं जो ईश्वर की गोद में, पृथ्वी की गोद में ईश्वर की कृपा के लिए लेटे हुए हैं। यहाँ पे पोएम ख़त्म होती है। एंड दिस इज़ वेरी सिंपैथेटिक पोएम, बहुत ही एम्पैथेटिक है, यानी कि जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक इलेजिक या शोक गीत या शोक की जो भावना होती है वो उत्पन्न होती है। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। थैंक यू।